अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सियासत हर रोज नया रंग बदल रही है। पीडीएम के पास फिलहाल सिर्फ जलसों और रैलियों का प्लान है, मगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अब इस हिकमत अमली से भी इख्तलाफ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम को मशवरा दिया है कि 10-10 जलसों से भी फर्क नहीं पड़ेगा, तहरीक अदम एतमाद का फैसला कर लें, फिर हमारी चाय की दावत पर भी हुकूमत के पसीने छूट जाएंगे। इसका जवाब देते हुए नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि अगर बिलावल के पास नंबर्स पूरे हैं तो फिर वो ये बात करें, वरना हमने सेनेट में ये देखा कि नंबर्स हमारे पास थे, फिर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात पहली दफा नहीं की है। इससे पहले वो 15 जनवरी को वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं कि चाहे अदालत हो या पार्लियामान हो, हम कानून के तहत वजीर आजम को हटाएंगे। यही तरीका है ना अल्टीमेटली। हम तो कोई एनार्किस्ट्स नहीं हैं, हम गैर जमहूरी कुव्वतों नहीं हैं। अगर आप आईनी और जमहूरी तरीके के बात करें तो फिर चाहे वो पार्लियामान हो या अदालत हो, वो किसी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वज़ीर आज़म को हटाएं। और इसी बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पीडीएम को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। और यही तरीका है, यही जमहूरी पार्लियामानी और आईनी तरीका है इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। अपोजिशन के इस आपस के तजाद के बाद हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका मिल गया है। वजीर इत्तला शिबली फराज ने ट्वीट किया कि एक पीडीएम और कई बयानिए, बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल केस पर शुकूक व शुबहात और मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार पीडीएम का शिराजा बिखरने का वाज़ेह सबूत है। शाहराहों पर अवाम को गुमराह करने के लिए निकले थे, अवाम की जानिब से मुस्तरद होने के बाद वापस ऐवानों का रुख इख्तियार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान पर सियासी हलचल मची तो आसिफ अली जरदारी एक बार फिर मैदान में आए। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में साबिक सदर का कहना था कि पीडीएम मुत्तहिद है और हुकूमत से निजात के लिए तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। इस सारी सूरत हाल में पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान खामोश हैं, जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा है कि हुकूमत अपोजिशन की मिन्नतें कर रही है, लेकिन अपोजिशन कोई ताबुन नहीं करेगी। मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ पर इतना ही कह सकी कि बात पीडीएम इजलास में सामने आएगी तो देखेंगे। मैडम बिलावल साहब तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लेकर लाने पर जोर दे रहे हैं। बिलावल साहब बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने यही बात कही है कि मैं पीडीएम में लेके जाऊंगा उसको। जब वो पीडीएम में लाएंगे तो जाहिर है। मैडम आपकी क्या राय है? मेरी जाती राय ये है हमें भी करने देना कि जिन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना। लॉन्ग मार्च भी होगा इंशाअल्लाह ताला, इस्तीफे भी आएंगे और ये हुकूमत घर पर। अगर मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, कौन सी हुकूमत मिन्नतें कर रही है? आपको ताने देती तो नजर आ रही है, आपको तहरीक अदम एतमाद का चैलेंज देती भी हुकूमत नजर आ रही है, आपको लॉन्ग मार्च का चैलेंज देती भी हुकूमत नजर आ रही है, ये मिन्नतें कहाँ करती नजर आ रही है हुकूमत आपसे? देखिए, ये इस हुकूमत का बड़ा पुराना वतीरा है कि जब ये अंदर आके कमरों में बैठते हैं तो ये फिर वहाँ पे आके मिन्नतें करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए, खुदा के लिए ताउन करें, हमारे साथ सिस्टम चलाएं। और फिर ये भी आकर कहते हैं कि हम तो आपकी बातों से इत्तफाक करते हैं, लेकिन क्या करें, खान साहब नहीं मानते। हर चीज़ में खान साहब जो हैं और चंद उनके 2-3 जो बहुत करीबी वजीर हैं वो आके वीटो कर देते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है और बाहर जाके फिर ये तकरीरें करते हैं, कभी कागज़ लहराते हैं। असल बात यह है कि ये हुकूमत को भी पता लग गया है कि हुकूमत उनसे नहीं चल रही। नहीं, मगर ऐसे नहीं पास। अभी रिसेंटली क्या हुआ है? ना तो किसी ने आप लोगों से राब्ता किया है, ना आप लोगों की कोई ऐसी मुलाकात हुई है कि ये आपकी मिन्नतें कर रहे हो। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी, जो मरियम नवाज साहबा ने दावा कर दिया कि आपकी मिन्नतें कर रहे हैं। जी देखिए, इनके लिए ना जो दबाव है इस वक्त, जो ये ऊपर से तो कहते हैं कि पीडीएम नाकाम हो गई, लेकिन जब से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, पीडीएम के जलसों ने, पीडीएम की रैलीज ने राय आमा को हमवार किया है। और ये जो मुल्क के अंदर राय आमा की मोबिलाइजेशन है, उसका दबाव हुकूमत पे है
उसका दबाव इनके अराकीन असेंबली पर है। आज इनके अराकीन असेंबली खुद हमारे सामने इतराफ़ करते हैं कि हम अपने हलकों में बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए। हम जिस गांव में या जिस बस्ती में जाते हैं, लोग वहां पर हमें बुरा भला कहते हैं, वो हमें महंगाई का सवाल करते हैं, वो बिजली के बिल लेकर आ जाते हैं और हम उनके सामने या तो सॉरी फेस कट करें या फिर वहां से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हुकूमत को ये पता चल गया है कि गेम इज ओवर, गल बद गई है मुख्तारिया, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को किसी तरह चिकनी चपटी बातों से उसके मौक़िफ़ से पीछे मगर ऐसे हटाया साहब, जाए। हुकूमत को कैसे पता चल गया है जब बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं पता चला है? वो कह रहे हैं कि जलसों से ये हुकूमत नहीं करेगी, तहरीक कदम एतमाद ले आए। आप उसकी सही मिसाल दे रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में सेनेट चेयरमैन के हवाले से जो तहरीक कदम एतमाद थी उसका क्या हाल हुआ था। हालांकि आपके पास अक्सरियत थी और इस सूरत में तो हुकूमत के पास अक्सरियत है, मगर वाज़ेह तौर पर नहीं नजर आ रहा कि पहले पीपल्स पार्टी ने आपके साथ कमिट किया कि जी वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होंगे चाहे सिंध हुकूमत की क्यों ना हो, मगर जब बाद में आप जलसों से वो मोमेंटम नहीं बना पाए कि हुकूमत गिरेगी तो उन्होंने अपनी पोजीशन बदल दी है। मरियम कह रही है पीडीएम के इजलास में आके बताएं, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे हैं। शाजिब देखिए ना, ये नहीं अभी आप कह सकते हैं कि हमारे जलसों से हुकूमत नहीं गिरी। हमारे जलसों का मकसद राय आमा को हमवार करना था और हमने उसे कामयाबी से किया है। अगला मरहला जो फैसला कौन होगा वो लॉन्ग मार्च का है और खुद बिलावल भुट्टो साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के मौके पे कह चुके हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो बड़ा तारीखी होगा और बहुत कामयाब होगा। तो हमने सिर्फ इसमें जो एक इंतज़ार है वो सेनेट के इंतखाबात का है, क्योंकि किसी भी सूरत हमारी भी ये राय थी कि हमें सेनेट के फोरम को हुकूमत के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जहां पे वो 2/3 अक्सरियत करके ऐसी आइन में तरामीम लाने का दरवाज़ा खोले जिससे कि वो तमाम तरामीम जिन्हें बड़ी मुश्किल से हमने आइन से ख़त्म किया है, जैसे 58(2) भी थी, या मसलन 18वीं तरमीम के जरिए हमने सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को हल किया है। कोई ऐसा रोल बैक हो पार्लिमानी निज़ाम जो कि हमने बहुत जद्दोजहद से जिसको दुरुस्त किया है, वो हमारे लिए हमारी मंजिल के लिए उतना एक सवालिया निशान हो जाएगा। ये बात बिलावल को ये बात तो समझ में आए ना कि वो बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कर लें आकर। अगर वो बार बार पब्लिकली एक बात कर रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कर रहे हैं और पीडीएम के इजलास में आके नहीं कर रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं वो पीडीएम में आके बात करें, तो क्या वो आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं कि वो कहां खड़े हैं? नहीं, वो बात ये पीडीएम के इजलास में भी कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन है आसिफ जरदारी साहब ने, उन्होंने अभी जो बयान दिया उसमें कहा है कि पीपल्स पार्टी तमाम ऑप्शंस के साथ जो पीडीएम फैसला करेगी उनकी पाबंदी करेगी। लिहाजा हर पार्टी का हक है वो अपनी राय दे। वो अगर समझते हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है तो उनकी राय हो सकती है और जब पार्टी में दोबारा बात होगी हम जरूर उनसे कन्विंस होना चाहेंगे कि नो कॉन्फ्रेंस कैसे कामयाब हो सकता है। लेकिन तो पहले क्या, जब पहले उन्होंने बात की तो क्या हुआ? क्योंकि मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि वो आके पीडीएम में बात करें, जब पहले उन्होंने बात की तो क्या किस नतीजे पर पहुंचे आप लोग कि क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है? वो नहीं कन्विंस हुए, आप लोग नहीं हुए? नहीं, इस पे अभी कोई ऐसा फैसला कौन तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन जब राय हुई थी तो हमारी पार्टी की तो यही राय है, जैसे मैंने भी उसका इजहार किया है कि या तो नो कॉन्फ्रेंस कामयाब करने के लिए हमें गैर जमहूरी कुव्वतों का सहारा लेना पड़ेगा जो कि हमारी जद्दोजहद की नफी है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की तारीख ये बतलाती है कि सेनेट के अंदर जहां अपोजिशन की अक्सरियत थी वहां पर भी रियासत के दबाव ने उस अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया। तो हमारे यहाँ कोई मिसाल नहीं है कि कभी अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब किया हो, और ये नंबर्स की गेम है। और इस वक्त तक जब तक के काफ लीग और एमक्यूएम हुकूमत का साथ देते हैं वो नंबर्स ऑपोजिशन के पास नहीं है, तो इसलिए यकीनन जब भी ये तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी उसके ये अमली पहलू पर भी बहस होगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि पीडीएम के अंदर हर पार्टी का हक है वो अपनी राय दे, लेकिन जब फैसला होता है तो वो फिर सबकी राय सुन के इत्तेफाक राय से फैसला होता है जो सबसे अमली तौर पे फीजिबल ऑप्शन होती है। और ऐसे बात साहब, अगर आप लोग लॉन्ग मार्च करते हैं, लॉन्ग मार्च भी फिर एक जलसे की तरह ही होगा, अगर आपने वहाँ धरना नहीं देना क्योंकि पीपल्स पार्टी उसके भी खिलाफ है, और अगर आप लोगों की बात नहीं बनती है तो क्या आप और मौलाना फजलुर रहमान, ज़ाहिर स्ट्रीट पावर आप रखते हैं, मगर जो पावर है सिंध असेंबली का, सिंध हुकूमत का, वो पीपल्स पार्टी के पास है जो कि हुकूमत को ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या आप और मौलाना फजलुर रहमान फिर अकेले आगे बढ़ेंगे पीडीएम में, अगर पीपल्स पार्टी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती आपकी हिकमत अमली पर? शाजिब, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी के बाद जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत पुरजोर तरीके पे
लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और कहा था कि ये हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगी। और हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान में जब लॉन्ग मार्च का फैसला होगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो आप देखेंगे गवादर से लेके चित्राल तक और कराची से लेके पेशावर तक, हर मुल्क के कोने से पूरे मुल्क में जो हमारी रैलीज हो रही हैं उनका मकसद ये है कि हम लोगों को मोबिलाइज करें। और वो फिर जो लॉन्ग मार्च होगी वो यकीनन चीन में जो माओ ज़ेतुंग की लॉन्ग मार्च को एक तारीखी लॉन्ग मार्च कहा जाता है, उसी तरह की एक कामयाब लॉन्ग मार्च होगी। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अभी तक पर उम्मीद है लॉन्ग मार्च से। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, जिस दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने रैली की उसके बाद आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले, वो खामोश हैं, वो इस सारी सूरत हाल पे क्या सोच रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही है और नून लीग जवाब दे रही है? एक तो शाहजेब, मौलाना भी ये समझते हैं और नून लीग वाले भी ये समझते हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी शायद अंदर से ये समझते होंगे कि अदम एतमाद बिल्कुल नहीं हो सकता और वो महज पीपल्स पार्टी ने एक शोशा छोड़ दिया है टाइम गुजारने के लिए। और ख़ुद नून लीग की क़यादत भी ये समझती हैं। तो मौलाना वगैरह तो खैर पहले दिन से यही समझ रहे थे। असल में हुआ वही है कि जो पीपल्स पार्टी ने माजी में किया वो माजी को एक मरतबा फिर रिपीट कर रही है। और आप भी बार बार आपके प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि पीपल्स पार्टी ठीक है अपोजिशन में है बाकी मुल्क में, लेकिन पीपल्स पार्टी के एक तो केसेस बड़े संगीन हैं और बड़े वाज़ेह हैं। दूसरा, उसकी क़यादत नवाज शरीफ की तरफ मुल्क से बाहर नहीं गई है, वो इसलिए भी फंसी हुई है। और तीसरा, मौजूदा जो सिस्टम है इसका तसलसल जरदारी साहब को मैं समझता हूँ इमरान खान से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि जरदारी साहब समझते हैं और ठीक समझते हैं कि अगर इमीडिएट के इलेक्शन होते हैं तो वो शायद सिंध भी उनके हाथ से निकल सकता है। दूसरी तरफ मौलाना, नून लीग, इन लोगों का ये ख्याल है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहरहाल उनका हिस्सा इससे बहुत ज़्यादा होगा और जो आजमाइशें हैं उनसे भी उनको निजात मिल जाएगी। तो अब तक की जो पीडीएम की सूरत हाल है और अब जो सूरत हाल बन रही है, उससे मौलाना समझ रहे हैं कि उनके साथ फिर धोखा हो गया, वो अकेले रह गए हैं या उन्हें कोई उम्मीद है? अब मौलाना इन दोनों चीज़ों को भी समझते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी यकीन है कि ये अगर ख़राब होंगे तो ये दोनों जमातें ख़राब होंगी। और दूसरा, वो समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पहल करके वो अगर पीडीएम को तोड़ते हैं तो उससे हुकूमत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। लेकिन उनको यकीन ये है कि ये पीपल्स पार्टी जब इसका ये मंसूबा नाकाम होगा तो इसको दोबारा सुबह की और हजीमत के साथ हमारी तरफ आना होगा। और अगर बात नौबत वहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी जो कुछ रह जाता है, अगर नून लीग भी उस साथ रहती है तो वो मौलाना को इसलिए भी फिर ज़्यादा सूट करता है कि उसको वो इंतखाबी अलायंस में भी आगे जाके कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ वो नहीं जा सकते इंतखाबी इत्तेहाद में। मतलब मगर ज़ाहिर पीडीएम में मौलाना के पास या नून लीग के पास किसी हद तक स्ट्रीट पावर है, मगर पीपल्स पार्टी के पास ट्रम्प कार्ड है सिंध हुकूमत का। अगर पीपल्स पार्टी माइनस होती है तो क्या पीडीएम अब कोई खतरा रह गई है हुकूमत के लिए कि ये हुकूमत को गिरा सके? मैं समझता हूं कि पीडीएम अब मौजूदा हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब सेनेट के इलेक्शन में ये जा रहे हैं और जब असम्बलियों में ये अभी ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर कोई भी शहरी ये बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि भाई जिस असम्बली को मैं अभी आप लोग जाने को बेताब हैं, और फिर अगर ये बोगस इलेक्शन था तो सूबाई असम्बलियाँ भी तो बोगस है ना, उनसे आप सेनेट का इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे कि ये नज़रियाती सियासत कोई हो रही है। तो इसलिए स्ट्रीट पावर में भी अलबत्ता कौम परस्त जमातें या मौलाना फजलुर रहमान, वो जो नज़रियाती जमातें हैं, हम उनसे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तनहा उनका स्ट्रीट पावर भी अगर उनको बड़ी जमातों की छतरी मैसर ना हो तो वो हुकूमत के लिए सीरियस थ्रेट नहीं बन सकते। अदम एतमाद तो कभी भी नहीं हो सकता। मसलन अदम एतमाद का तो हमने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में दे दिया
कि उधर अक़लियत जो है किस तरह अक्सरियत में बदल गई। तो यहाँ पे तो बहरहाल उनके साथ अक्सरियत है पहले से, और वो अदम एतमाद जहाँ से कामयाब और नाकाम होते हैं, अगर उनकी तरफ से इशारा होता तो फिर पीपल्स पार्टी अपने किए हुए वादों से पीछे ना हटती। इसलिए मुझे अब हुकूमत को खुद अपने आप से तो ख़तरा है, पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में पीडीएम नियर फ्यूचर में उनके लिए ख़तरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया साहिब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ हैरानकुन और अफसोसनाक हक़ाइक़ हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। नैब के अफसरान से लेकर उनके रिश्तेदारों तक कैसे ब्रॉडशीट और नैब के मुआहदे से सबने फ़ायदा उठाया, आए रोज़ नए नाम सामने आ रहे हैं। पहले तफसीलात सामने आई कि नैब के उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने किस तरह ब्रॉडशीट के हक में गवाही दी, उनके लिए खिदमात पेश कर दी, और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि फारूक आदम खान के बेटे ने भी खुफिया तरीके से ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम किया। तफसीलात के मुताबिक फारूक आदम खान के बेटे को डेविड ऑर्चर्ड नामी शख्स ने मुलाजमत पर रखा, और ये वही शख्स था जो डॉक्टर पेपर के साथ ब्रॉडशीट की पेरेंट कंपनी ट्रूवो को एडवाइस करता था। सिर्फ यही नहीं, नैब ने ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहिदा किया उसके लिए मुतालिका वजारतों की मंजूरी भी नहीं ली गई, और ब्रॉडशीट ने नैब की ही इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उन टारगेट्स पर दावे कर दिए जिनके हवाले से वो कोई नताइज ही नहीं दे सका। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह जो इस मामले पर 2018 से हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं, वो मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 में बनने वाले नैब के चेयरमैन जनरल अमजद ने 2016 में लंदन की अदालत के सामने नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान पर ज़्यादा भरोसा करने पर अफसोस का इजहार किया और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदे से मुताल्लिक फारूक आदम खान को वजारत कानून और वजारत ख़जाना से मंजूरी लेनी थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। और बाद में पता चला कि फारूक आदम खान का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए काम करता था। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के चेयरमैन जनरल अमजद ने प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान को यह टास्क दिया था कि वो नैब की जानिब से एक मौजू मुआहिदे का ड्राफ्ट तैयार करें, और मुआहिदा सिर्फ उन असासों से मुताल्लिक हो जो पाकिस्तान से बाहर है, उन असासों से मुताल्लिक ना हो जो पाकिस्तान में है, ताकि ब्रॉडशीट पाकिस्तान में रिकवर होने वाले असासों पर दावा ना कर सके और सिर्फ 20% हिस्सा उन असासों की रिकवरी से मांगे जो बैरून मुल्क हैं। तफसीलात के मुताबिक जनरल अमजद ने लंदन की अदालत के सामने ये बात तस्लीम की कि जब ट्रूवो कंपनी के बजाय ब्रॉडशीट से मुआहिदे पर दस्तखत हो रहे थे तो उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया, और ये भी कहा कि उन्हें बहुत देर बाद इस बात का एहसास हुआ कि शायद उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। तफसीलात के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में ये बात देखने में आई है कि उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल अमजद ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए फारूक आदम खान का इंटरव्यू किया था। जनरल अमजद और फारूक आदम खान दोनों लॉरेंस कॉलेज से पढ़े हुए थे, जबकि फारूक आदम खान पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का हिस्सा बने, और बाद में 1965 की पाक भारत जंग के बाद उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया था, और 1974 में उन्हें अटक कॉन्स्पिरेसी के नाम से मशहूर नाकाम फौजी बगावत के जुर्म में जेल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने वकालत की तालीम हासिल की और फिर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल बन गए। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अमजद ने अदालत में यह बात तस्लीम की कि उन्होंने ब्रॉडशीट को बिना किसी किराए के पाकिस्तान में दफ्तर दिया, सहूलियात दी, मालूमात तक रसाई दी, मुतालिका दस्तावेज़ात दे दिए, इस उम्मीद पर कि ब्रॉडशीट असासों को ट्रेस करके ठोस इक़दामात करेगा। लेकिन बाद में पता चला कि ब्रॉडशीट ने अपनी अहलियत और वसाइल के हवाले से गलत बयानी की थी। तफसीलात के मुताबिक जनरल अमजद ने लंदन हाई कोर्ट के जज को कहा कि असासों की रिकवरी के हवाले से कुछ टारगेट्स दूसरों से ज़्यादा अहम थे। प्राइम टारगेट नवाज शरीफ, उनका खानदान, आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो थे। यानी नैब के उस वक्त के चेयरमैन कह रहे हैं कि मुआहिदा ही मुतालिका वजारतों की मंजूरी के बगैर हुआ, ब्रॉडशीट ने धोखा दिया, गलत बयानी की। और ये तफसीलात भी सामने आई कि नैब के पहले प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान खुद भी ब्रॉडशीट के लिए बाद में खिदमत सर अंजाम देते रहे, उनके हक में फिर गवाही देते रहे, और उनके बेटे भी ब्रॉडशीट से जुड़े लोगों के लिए काम करते रहे। ब्रॉडशीट का मामला जहां एहतसाब के नाम पर पैसे बनाने के स्कैंडल के तौर पर सामने आ रहा है, वहीं मफादात के टकराव के हवाले से भी ये एक मिसाली केस बन चुका है। हुकूमत ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को इंक्वायरी कमेटी का सरबरा बना दिया है। अपोजिशन ने उसकी मुखालफत कर दी है और जस्टिस अजमत सईद से मुतालबा किया है कि वो खुद इस मामले से पीछे हट जाएं। हुकूमत ने जस्टिस अजमत सईद का नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है। और कल इस हवाले से रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफ़ी हसनात मलिक की खबर शाया हुई कि हुकूमत ने अब तक इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, और जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी पर तनकीद के बाद खुद हुकूमती रहनुमाओं में भी इस हवाले से तफरीक पाई जाती है। हुकूमत के कुछ लोगों का ख्याल है कि जस्टिस अजमत सईद को एतमाद में लेकर इस हवाले से नज़रसानी करनी चाहिए, और कुछ हुकूमती रहनुमाओं का ख्याल है कि इस तनाज़े में पढ़ना खुद हुकूमत और जज के मुफाद में नहीं होगा। खबर के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी को अदालत में मुफादात के टकराव के नाम पर चैलेंज किया जा सकता है, जो न सिर्फ जज
बल्कि अदलिया के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। खबर के मुताबिक जस्टिस अजमत सईद के करीबी ज़राए ने बताया है कि जस्टिस अजमत सईद की नामजदगी से पहले उनकी रजामंदी ले ली गई थी और जस्टिस अजमत सईद आज इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे ताकि कमेटी के दीगर मेंबरान का नाम फाइनल किया जा सके। सिर्फ यही नहीं, खबर के मुताबिक कमेटी के रुकन के लिए हुकूमत सीनियर वकील अली जफर के नाम में दिलचस्पी रखती थी, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि उन्हें नामजद ना किया जाए क्योंकि वो इंसाफ लॉयर्स फोरम के चेयरमैन हैं और सिफारिश की कि इलेक्शन कमीशन के साबिक सरबरा फखरुद्दीन जी इब्राहिम के बेटे जाहिद इब्राहिम को नामजद किया जाए। अब अहम बात यह है कि जाहिद इब्राहिम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने पर इस्तीफा दे दिया था और गुज़िश्ता दिनों हमारे ही प्रोग्राम में ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक उन्होंने राय देते हुए कहा था कि इस स्कैंडल में मुजरिम वही हैं जिन्होंने ये मुआहदा किया था और शफाफ तहकीकात के लिए ऐसे लोगों को नामजद किया जाए जिनकी इंटेग्रिटी पर भरोसा किया जा सके। अब देखना होगा कि हुकूमत कब इस इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करती है और कमेटी के दीगर अराकीन कौन कौन होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। हुकूमत 2400 अरब रुपए पर पहुंचे सर्कुलर डेट में कमी के लिए इकदाम कर रही है। IMF का भी प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत पर सर्कुलर डेट कम करने का दबाव है। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में फी यूनिट ₹1.95 का इजाफा किया गया। IPPs के साथ भी हुकूमत का मुआहदा तय पा गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत और बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के दरमियान 450 अरब रुपए अदायगी का मुआहदा तय पा गया है। वजारत खजाना बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को 40% अदायगी फौरी करेगी, 60% अदायगी आइंदा माली साल में की जाएगी। साथ ही हुकूमत 3000 मेगावाट के पुराने इनएफिशिएंट प्लांट्स को बंद कर रही है। बिजली की खपत बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करके उन्हें अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स की जगह 1 फरवरी से ग्रिड से बिजली खरीदने का कहा गया है, जिससे गैस एफिशिएंट पावर प्लांट्स को दी जा सकेगी और इंडस्ट्री को 2.5 से 3000 मेगावाट बिजली देकर इजाफी बिजली की खपत बढ़ाई जा सकेगी। क्योंकि हुकूमत का दावा है कि LNG के नए प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं और मुल्क में इजाफी बिजली मौजूद है और इन कारखानों को इस्तेमाल ना करके कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अलग पड़ रहा है, जिससे सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। मगर इंडस्ट्री ने हुकूमत का यह फैसला मुस्तरद कर दिया है। इंडस्ट्री का एतराज़ है कि हुकूमत ने यह फैसला बगैर मुशावरत के किया, इससे लागत बढ़ जाएगी। ऐसे वक्त में जब बरामदात बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री मजीद सरमायाकारी कर रही है तो बरामदात पर असर पड़ेगा, बरामदात गिरेंगी और सरमायाकारी रुक जाएगी। एप्टमा के पेटर इन चीफ गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर एजाज साहब बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, ज़ाहिर है इसमें नज़र आ रहा है कि आप लोगों की कॉस्ट तो बढ़ेगी, मगर आपको नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? नई कैपेसिटीज़ मौजूद हैं मगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको गैस नहीं मिल रही है, साथ में IMF सर पर खड़ा है जो कह रहा है सर्कुलर डेट कम करो, तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस फैसले के अलावा। इंडस्ट्री के पास ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इंडस्ट्री देख रही है कि क्या हो रहा है कि हुकूमत ने कहा है कि 3000 मेगावाट जो है वो सनतें खुद अपनी बिजली बनाती हैं। अब देखने की बात यह है कि हुकूमत को ये फ़ैसला करना है कि हुकूमत का डायरेक्शन एक्चुअली क्या है। मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक तरीका ये है कि इसको देखा जाए कि हुकूमत कह रही है कि 3000 मेगावाट जो बनाते हैं हमारे पास सरप्लस है, ये हमारे से क्यों नहीं लेते, और इंडस्ट्री कह रही है कि 3000 मेगावाट के आपने पॉलिसी बनाई कि हमारे पास बिजली नहीं थी और उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट्स करके कैप्टिव पावर प्लांट बनाया और अब हम अपनी बिजली खुद लेते हैं। ये 2 सिचुएशंस हैं। अब जब कैप्टिव पावर प्लांट जब सनत खुद बनाती है, आज $6.5 की गैस लेके, या सिंध में 950 रुपए के करीब तकरीबन गैस की कीमत है, वो भी $6 बनती है, तो जो है उसके ऊपर बिजली की कॉस्ट 7 सेंट आती है जो कि तकरीबन 12 रुपये। हुकूमत कहती है कि आप हमसे बिजली जो है वो नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर वो 20 रुपये में ले ले और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वो 9 सेंट में ले, जिसकी वजह जो है वो बताते हैं कि 14.5 रुपये उसकी कीमत बनेगी। तो अब पॉइंट ये है कि क्या हम 7 सेंट की बिजली 12 रुपये की बंद करके 14.5 की ले, तो क्या हम वायबल हैं दुनिया में एक्सपोर्ट करने पे? सवाल तो ये है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 2013 से 18 के दरमियान जब हमने एनर्जी की कीमतों को जो है वो दुनिया की कीमतें जो 7 सेंट थी हमने ज़्यादा रखा, 9 सेंट, 10 सेंट, 11 सेंट, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन जो 2013 से में थी वो गिर के जो है $22 बिलियन आई। हुकूमत ने उसको DLTL के थ्रू
कॉम्पनसेट करने की कोशिश की, लेकिन पैर पे नहीं आई। नहीं तो आज मुल्क को कोई तकलीफ नहीं होनी थी, क्योंकि 2013 में $25 बिलियन थी, हर साल 10% ग्रोथ करते तो आज हम $40-42 बिलियन की एक्सपोर्ट होते। गोरे साहब, विन विन सिचुएशन नहीं है ये, कतई तौर पर विन विन नहीं है। जाहिर है इंडस्ट्री को अगर नुकसान होगा उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, मगर मैं आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास क्या कोई ऑप्शन है इसके अलावा? IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होगा तो वैसे भी मईशत बैठ जाएगी, और हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम कर रही है सर्कुलर डेट कम करने के लिए। आपके ख्याल में कोई और ऑप्शन है? आपका नुकसान तो है, विन विन नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम ये 3000 मेगावाट अगर हम बेच लेंगे इंडस्ट्री को 2 सेंट, हम 100 बिलियन रुपए बचा लेंगे। बट क्या ये 100 बिलियन रुपए जो हुकूमत बनाएगी, क्या ये रियलिटी है? क्या ये हो सकेगा? मेरा यही सवाल है कि इसमें क्या होगा कि सिंध और KPK और बलूचिस्तान ये तो जाएंगे 158 में कि आप हमें रोक ही नहीं सकते, स्टे ऑर्डर्स हो जाएंगे, होने ही है। इंडस्ट्री आज सामने खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, पंजाब की सनत जो है वो सामने खड़े होकर कहेगी कि जनाब मेरे साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि मैं तो चल ही नहीं सकता। एक और सेक्टर आएगा, वो कहेगा कि जनाब मेरी तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती जब तक कि आप मुझे गैस नहीं देते बिजली बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उससे जो है वो मैं उससे स्टीम बनाता हूं जिससे मेरे स्टेंटर्स चलते हैं, फिनिशिंग चलती है। वो एक अलहदा झगड़ा पड़ जाएगा। और तीसरे किस्म का झगड़ा वो ये पड़ेगा कि जो दोनों चीज़ें जो है नहीं लड़ सकेगा, ना सिंध और KPK में है, ना वो पंजाब में जो है वो इंटीग्रेटेड सनत है, वो SME है। तो तमाम SME को आप अनवाइबल कर देंगे, और वो SME हमारी बैकबोन है जो कि 70% सनत है। और वो 70% सनत जब अनवाइबल हो जाएगी तो पिछली बार 70 रुपए किलो का मैं कहता था टमाटर का रेट है, और टेक्सटाइल की मशीनें 70 रुपए किलो में कबाड़ के रेट से बिकी। मतलब अब एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या रही है कि जी हमें गैस ही देते रहें, क्योंकि गैस हुकूमत कह रही है हमने एफिशिएंट प्लांट्स में देनी है, या आप कह रहे हैं कि जी अगर आप बिजली दे रहे हैं हमें और ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बिजली हमें सस्ती करके दें? फिर सर बात यह है कि जब हुकूमत ये बात करेगी तो उसको इस बात की आप रोशनी में देंगे कि थोड़े दिन के बाद कहेंगे हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है। ठीक है, एक चीज़ जब खुद बना के इंडस्ट्री को जो है आज 7 सेंट की पड़ती है, हुकूमत को वो चीज़ महंगी पड़ती है, तो हुकूमत क्यों कह रही है कि मैंने महंगी चीज़ इनको बेचनी है? हमें कहते हैं 7 सेंट, तो क्या लिख के देते हैं कि 5 साल चलेगा ये सिस्टम? क्योंकि हुकूमत की हमें सबको पता है कि कॉस्ट 13 सेंट है, तो क्या 13 सेंट की चीज़ मुझे 7 सेंट आधी में दे सकते हैं? अरे जब मुझे खुद 7 सेंट में पड़ती है तो मैं हुकूमत को कह रहा हूँ कि मुझे काम करने दें, मुझे इस चक्कर में क्यों डाल रहे हैं? उसके बाद उनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुकूमत का इस काबिल ही नहीं है कि हमें वो सप्लाई दे सके। अभी तो आपने 2 हफ्ते पहले देखा पूरा पाकिस्तान 24 घंटे बंद हो गया। हर 6 घंटे के बाद हुकूमत के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन लॉसेज आते हैं और जो झटके लगते हैं, तो सनत तो चल ही नहीं सकती इस सिस्टम पे। इसी के वजह से कैप्टिव सिस्टम लगे। मगर अभी जब हुकूमत ने सहूलत दी कि इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 25 से 50% की छूट होगी बिल पर, तो नवंबर में 2.5% इजाफा हुआ कंजम्पशन में, दिसंबर में हुकूमत का दावा है 8.5% इजाफा हुआ। ये भी वही बिजली है जो ग्रिड से आ रही है। सर मैं आपको ये बताऊं, ये सारी बातें ठीक हैं, 2.5% ज़रूर इजाफा हुआ होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंक्रीमेंटल जो है अपनी चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस किया। हम एक बहुत बड़ी सनत है, ये 3000 मेगावाट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी ये सिस्टम टेस्टेड भी नहीं है कि ये सिस्टम आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। और आप पाकिस्तान की जो बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इन्हिसार कर रहा है कि वो पाकिस्तान को लेके जाएगी, क्या आप उस सब को इस रिस्क में डाल देंगे कि जनाब, और साथ कहेंगे उनको रोज़ाना कि तुम्हें हम सब्सिडी दे रहे हैं? और सब्सिडी किस बात की है कि आपने महंगी बिजली आप बना भी रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हमारे पे क्यों ये स्टिग्मा लगाना चाहते हैं कि आप सब्सिडी ले रहे हैं? हम इस स्टिग्मा में नहीं फंसना चाहते। बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री का मौक़िफ़ आपने सुना, इंडस्ट्री एहतजाज कर रही है, देखते हैं हुकूमत इस मामले को कैसे डील करती है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और मामला आपके सामने रखते हैं। 122 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान 2 साल में हो चुका है। 35 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान इन सर्दियों में LNG की खरीदारी में हो गया, यानी 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान सिर्फ इन सर्दियों में। वक्त पर LNG ना खरीदने की वजह से महंगी LNG और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से हो गया, मगर वजारत पेट्रोलियम फैसला नहीं कर पा रही है कि उसकी पॉलिसी क्या है।
हम आपको नदीम बाबर साहब का लिखा गया ताज़ा तरीन आर्टिकल दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी तरफ से बार बार अपनी गलती के दिफा में वजीर आज़म से, काबीना से और कौम के अरबों रुपए का नुकसान करके इसी कौम से गलत बयानियों का सिलसिला बरकरार है। पहले स्पॉट कीमतों को अलग स्लोप यानी परसेंटेज में बताकर कहते थे कि नून लीग के मुकाबले में हम 11.5% पर LNG खरीद रहे हैं, अब 20% से ऊपर LNG खरीद रहे हैं, तो डॉलर्स में कीमत बता रहे हैं ताकि कीमत कम नजर आए, और उसमें भी नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों को शामिल करके कीमत बता रहे हैं ताकि कीमत कम नजर आए। हम उन्हें बार बार प्रोग्राम में शिरकत की दावत दे रहे हैं, वो नहीं आ रहे, आज भी बुलाया वो नहीं आए, हम उन्हें कल के प्रोग्राम की दावत लाइव दे रहे हैं। अब बात करेंगे वजारत पेट्रोलियम की मुसलसल गलत बयानियों की। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में देर से महंगी LNG खरीदने के बाद इस बात का इदराक किया गया कि वक्त पर टेंडर करना चाहिए, इसलिए 28 दिसंबर को अप्रैल के लिए LNG खरीदने का इश्तिहार दे दिया, और फिर जब 23 से 24 फरवरी के लिए 20.8% पर LNG सप्लाई करने वाली कंपनी ने इनकार कर दिया, तो वजारत पेट्रोलियम ने प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि हमने सेकंड और थर्ड लोवेस्ट बिडर से दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। यानी 20.8% पर सप्लाई करने वाली कंपनी के इनकार के बाद वजारत पेट्रोलियम ने 22.11% के दूसरे बिडर और फिर 23.5% के तीसरे बिडर से भी इतनी महंगी LNG खरीदने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया, तो फिर इमरजेंसी टेंडर किया। फिर 21 से 22 फरवरी के लिए 19.5 से 24.8% तक का रेट आया, और 25 से 26 फरवरी के लिए 16.3% से 27.7% की बिड्स आई। तो हुकूमत ने एक कार्गो कतर से 16.3% पर लेने का फैसला किया, और फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि अब इससे साबित हो गया है कि बिड की तारीख और डिलीवरी की तारीख में ज़्यादा दिन होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले टेंडर में ये 49 दिन थी और अब कम रेट पर 35 दिन है। यानी जो गलती सर्दियों के हाई डिमांड महीनों में बार बार दोहराई और अप्रैल के लिए दिसंबर में इश्तिहार देकर अपनी तसहीह की, 35 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर दिया। अब एक टेंडर के बाद हुकूमत कह रही है कि 1 अरब रुपए बच गए, जिससे साबित हो गया कि जल्दी टेंडर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जनवरी के लिए देर से टेंडर किया तो सप्लायर नहीं आए, फिर कुछ दिन बाद फरवरी की तरह ही एक इमरजेंसी टेंडर किया तो तारीख का बुलंद तरीन 40% तक का रेट मिला, और हुकूमत ने LNG ही नहीं खरीदी और अवाम और इंडस्ट्री को गैस का शदीद बहरान भुगतना पड़ा। फिर फरवरी के लिए दोनों सप्लायर्स के मुकर जाने की खबर आई। पहला सप्लायर जो अजरबैजान की कंपनी सोकार है, जो 15 फरवरी के लिए 23.4% पर LNG सप्लाई करेगी, मगर रिपोर्ट हुआ कि हुकूमत ने अजरबैजान की हुकूमत को राजी किया कि इसी रेट पर सप्लाई करे, कंपनी ना भागे। अगर देर से टेंडर करने से फ़र्क नहीं पड़ता तो हुकूमत ने क्यों अजरबैजान की हुकूमत पर जोर दिया? 23.4% की बिड पर डिफ़ॉल्ट के बाद बिड बॉन्ड जब्त करते और सस्ती LNG खरीद लेते। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी के डिफ़ॉल्ट करने के बाद हुकूमत ने क्यों सेकंड और थर्ड सप्लायर से दरख्वास्त की और उन्होंने भी मना कर दिया, जिसके बाद हुकूमत को इमरजेंसी टेंडर करना पड़ा? अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो जनवरी के लिए 10 दिसंबर को देर से टेंडर करने की वजह से जब जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए तो उसके बाद इमरजेंसी टेंडर में क्यों 40% का बुलंद तरीन रेट मिला? क्योंकि फ़र्क पड़ता है। एक बुलिश मार्केट में सर्दियों की हाई डिमांड के साथ साथ सप्लाई मुतासिर होने से फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क 35 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसान की सूरत में पाकिस्तान के अवाम ने सिर्फ इन सर्दियों में अदा किया है। और अजीब बात यह है कि हुकूमत यही LNG 4 माह पहले 11 से 12% पर यानी 5 से 6 डॉलर्स में खरीद सकती थी। भारत और दीगर ममालिक ने खरीदी भी, जिसका हम बार बार प्रोग्राम में जिक्र करते रहे, मगर 11 से 12% पर खरीदने के बजाय 20.8% के सप्लायर के भागने के बाद 16.3% की कतर से LNG खरीदने के बाद हुकूमत ये बता रही है कि 1 अरब रुपए बच गए। हालांकि वक्त पर फैसले होते तो 35 अरब रुपए से जायद सिर्फ 5 माह में ज़ाया ना होते। एक और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत उसी कतर से 16.3% पर गैस खरीद कर खुश हो रही है, जिससे 13.3% पर नून लीग ने डील की और हुकूमत मुसलसल करप्शन का इल्ज़ाम लगाती रही। 23 अक्टूबर को वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ती LNG मिल रही है, मगर तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से हम नहीं खरीद पा रहे। आज 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कतर से। आज जो गैस मिल रही है हमें, वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और उसके बाद एक महीना भी ऐसा नहीं है कि जब एक भी कार्गो इस हुकूमत ने कतर से मुआहदे या नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों की 12.8% की औसत से नीचे खरीदा हो, मगर हुकूमत 16.3% पर उसी कतर से एक कार्गो खरीद कर खुश है। हालांकि 4 माह पहले यही गैस 11 से 12% पर मिल रही थी, मगर नवंबर में 3, दिसंबर में 6, जनवरी में 3 और फरवरी में 2 कार्गो अरबों रुपए महंगे खरीदे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में पाकिस्तान ने तारीख की सस्ती तरीन LNG खरीदी। हमने नदीम बाबर साहब से पूछा कि आपने उसी वक्त मजीद सस्ती LNG क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा कि इस एक कार्गो की मिसाल ना दें, ये एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो था।
फिर नदीम बाबर साहब खुद उसी एक कार्गो की मिसालें बार बार देते रहे और अब फरवरी के एक कार्गो को मिसाल बनाकर हुकूमत 35 अरब रुपए की नाअहली छुपा रही है। अहम बात यह है कि सितंबर से पता था कि मार्केट बुलिश है, यानी कीमतें बढ़ेंगी। बैनुल-अक़वामी जरीदे बार बार यही लिख रहे थे कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई के मसाइल हैं, मगर बार बार अरबों का नुकसान अलग किया और गैस का बहरान अलग पैदा किया। हालांकि टेंडर करने में हर्ज किया था, टेंडर करें और ज़्यादा कीमतें आ जाएं तो दोबारा टेंडर कर दें, जैसा कि मार्च के लिए हुकूमत कर रही है। मगर क्योंकि एक गलती हो गई तो उसकी तसहीह की बजाय बार बार गलत बयानी की गई और बार बार नुकसान किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत 1.5 साल से तवील मुद्दती मुआहदों को तनकीद का निशाना बनाती रही और फिर आज नदीम बाबर साहब तवील मुद्दती मुआहदों को मिलाकर कीमत बता रहे हैं। फरवरी के महीने से तवील मुद्दती मुआहदों को अलग करें तो गुज़िश्ता हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों से हुकूमत ने $6.25 की LNG खरीदी है और इस हुकूमत ने स्पॉट पर $10 की LNG फरवरी में खरीदी है, यानी 2 कार्गोज पर 4 अरब रुपए ज़्यादा। और अगर उसका 4 माह पहले की कीमत से मवाजना करें तो 5 अरब रुपए का नुकसान किया है। यही सूरत हाल दीगर महीनों में है। जनवरी में तवील मुद्दती मुआहदों से $5.5 की LNG खरीदी और ख़ुद हुकूमत ने $7.5 की LNG खरीदी और जनवरी के शुरू के 15 दिनों में तो LNG खरीद ही नहीं सके और फिर भी गुज़िश्ता बरस से मवाजना कर दिया। दिसंबर में तवील मुद्दती मुआहदों से $5.25 की LNG खरीदी और ख़ुद इस हुकूमत ने स्पॉट पर $60 की LNG खरीदी। मगर मुसलसल इन तवील मुद्दती मुआहदों पर इल्ज़ाम लगाने के बाद हुकूमत अपनी LNG की खरीदारी को कम दिखाने के लिए उन्हीं मुआहदों को मिलाकर कीमत बता रही है और फिर 6 माह पहले की कीमत से मवाजना करने की बजाय नदीम बाबर साहब दिसंबर 2017 का हवाला दे रहे हैं, जब तेल की कीमत $60 फी बैरल थी और इस दिसंबर में हुकूमत ने $40 फी बैरल की 3 माह की औसत पर गैस खरीदी है। अगर कल को तेल की कीमतें $100 फी बैरल हो जाए और हुकूमत 10% पर भी LNG खरीदे तो क्या इस हुकूमत पर इल्ज़ाम दुरुस्त होगा कि आपने $10 की महंगी LNG खरीदी है? क्योंकि इस मंतक पर तो हुकूमत इस बात का भी क्रेडिट ले सकती है कि नून लीग के दौर में तेल $60 फी बैरल था, हमारे दौर में $40 फी बैरल पर हमने ख़रीदा है, इसलिए हमारी कारकर्दगी उनसे बेहतर है। इसमें एक सबक है और वो ये कि मार्केट में कीमतें गिरने के बाद अगर हुकूमत उस वक्त पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय बेहतर मुआहदे करने पर तवज्जो देती तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाते। कोरोना के दौरान मुख्तलिफ ममालिक ने और कंपनियों ने 10 से 11% पर LNG के तवील मुद्दती सौदे किए और हुकूमत ने पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी करके वक्त ज़ाया किया। और आज फरवरी में 16.3% और जनवरी में 17% पर कतर से LNG खरीद कर हुकूमत खुश है, जबकि 13.3% पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही थी। सबक यह है कि अब गर्मियों में दोबारा कीमतें नीचे जाएं तो हुकूमत बेहतर फैसले करे, ना कि गलतियों का दिफा करे और फिर दिफा करते करते उन गलतियों को दोहराती चली जाए और अरबों रुपए का नुकसान करती चली जाए। तवील मुद्दती मुआहदों के ऑप्शंस पर गौर करे और आइंदा सर्दियों में मुल्क को आखिरी वक्त तक मार्केट के उतार चढ़ाव पर ना छोड़े और बैनुल-अक़वामी जरीदे नदीम बाबर साहब भी पढ़ें, उमर अयूब साहब भी पढ़ें, ताकि उन्हें पता चले कि बैनुल-अक़वामी मार्केट के ट्रेंड क्या हैं, डिमांड के भी और सप्लाई के भी, ताकि पाकिस्तान का अरबों का नुकसान ना हो। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। हालिया दिनों में हुकूमत और अपोजिशन की तमाम तवज्जो सेनेट इंतखाबात पर मरकूज है, मगर सवाल यह है कि क्या सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होंगे या फिर खुफिया राय शुमारी के जरिए कराए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने आज सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया है। रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी पार्लियामान में होनी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने से इनकार करे। इससे कबल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतें वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि माजी के सेनेट इंतखाबात में अरकान असम्बली अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देते रहे हैं। अरकान असम्बली के इस इक़दाम से जमहूरियत के उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। अपनी ही जमात के खिलाफ वोट देना बेवफाई है। खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल माजी में इंतखाबात की रूह के खिलाफ हुआ है। इसके अलावा 13 जनवरी की समाअत के दौरान बलूचिस्तान हुकूमत ने भी सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की हिमायत की थी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद कर चुके हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ का हामी नहीं है और ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात को आइन के खिलाफ करार दे चुका है। 23 दिसंबर 2020 को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया था और सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुताल्लिक अदालती राय तलब की थी, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।